देखिए आज के क्लास में हम लोग पॉइंट पोटेंशियल मेथड से आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर आर इक्विवेलेंट पे बेस्ड है, मतलब पैरेलल और सीरीज वो वाली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कह सकते हैं, ये उस पे बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ इस तरीके के आपने क्वेश्चंस बुक्स में देखे होंगे, एग्ज़ाम्स में भी देखे होंगे। तो इस तरीके के कैसे, मतलब क्वेश्चन जैसे वायर, एक वायर से दूसरे वायर को कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उसके बाद उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो वाला आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक सर्किट दी हुई है और इसका रेजिस्टेंस जो है आर तीनों का है। ठीक है, और इस सर्किट में ये वायर इस रेजिस्टेंस के इंड से दूसरे रेजिस्टेंस के बीच में कनेक्ट किया गया है, ठीक वैसे ही इसका भी है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि आर इक्विवेलेंट थ्रू ए और बी कितना होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब तक रेजिस्टेंस वायर में ना लगा हो ना, तो उस वायर में पोटेंशियल जो होता है कांस्टेंट होता है। क्या बोला मैंने कि ये वायर है, अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लग, मतलब हमने दिखाया नहीं है, तो इसमें यानी कि पोटेंशियल जो होगा कांस्टेंट होगा। यानी कि जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस नहीं लगा है तब तक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, अच्छा क्या ऐसा रियली में होता है? नहीं, ऐसा रियली में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस तो होगा ही अगर वायर है तो। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सारे और एटम्स होंगे, तो ऐसा तो होगा। लेकिन फिर भी ये आइडियल एक तरीके से मान करके चलते हैं हमें, मतलब पेपर वर्क करके क्वेश्चन सॉल्व करने पे ऐसा बक्स बुक्स में दिया जाता है। ठीक है, कि क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, थोड़ा ब्रेन का मतलब डेवलपमेंट हो, इस वजह से। तो ऐसा रियली में नहीं होता है, बस इसको माना जाता है। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि इसका पोटेंशियल जो है कांस्टेंट है। तो ज़रा सुनिए, अगर इसके अक्रॉस यहाँ पर भी ए पोटेंशियल हमने माना, ठीक है, तो ए पॉइंट पे ए, और ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो यहाँ तक ए ही होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये पूरा वायर ए पोटेंशियल पर होगा। ठीक, अब यहाँ चलते हैं, ये बी वाला, तो यहाँ पर भी बी होगा, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, बी 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 बी, और ये भी बी। तो इसका मतलब ये भी वायर जो है बी पोटेंशियल पर है। ठीक है, तो अब मुझे दिख रहा है कि इस सर्किट में ए बी के सिवाय और कोई पॉइंट नहीं है, यानी कि पूरा सर्किट ए और बी के बीच में है। तो चलो बना लेते हैं, ये ए है और एक बी के बीच में है। अब मुझे देखना ये है कि ए और बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो अब देखो, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, फिर ये ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, और फिर ये ए और बी के बीच में, ये भी बी ही है, बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, यानी कि ए और बी के बीच में 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो लगा देते हैं। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और सभी के सभी आर के हैं। तो आर इक्विवेलेंट जो होगा 1/r इक्विवेलेंट 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, यानी कि 3r 1/r इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब आर इक्विवेलेंट जो होगा r/3 होगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। तो इसका आंसर ये होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस होते हैं इस पे, मतलब जो ऐसे दिख गए ना तो समझो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसको नोट करिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस 7 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और इस तरीके से वायर को कनेक्ट किया गया। तो थोड़ा सा बढ़ा लिए हैं कि मतलब इस ऐसे क्वेश्चंस फिर आपको प्रॉब्लम ना करे। तो देखिए ऐसे लगे पड़े हैं, तो पहले इसको नाम दे देते हैं। ये तो ए है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में हमें निकालना है। ठीक है, तो ये ए है, तो ये भी पूरा वायर ए ही होगा, तो ए ही पोटेंशियल पर होगा। ठीक है, अब ये कुछ दूसरा वायर है, तो एक नया पोटेंशियल पे नाम हमको इसको देना पड़ेगा। तो लेट सपोज दैट इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं।
अब इसको 1 मानेंगे तो ये वाला पोटेंशियल 1 पे है, ये भी 1 पे है, ये भी 1 पे है, यानी 1 पे। फिर ये नया वायर है, फिर इसको 2 मान लेते हैं, तो 2 पे, ये भी 2 पे, ये भी 2 पे और ये भी 2 पे, ठीक है। और यहाँ से देखो ये B पर है, तो ये भी B पर, B पर, B पर, B पर और ये भी B पोटेंशियल पर, ठीक है। तो A और B के बीच तो हमें निकालना है, तो चलो काम करते हैं। पहले A और B के बीच में सभी रेजिस्टेंस को हमें लगाना है। तो A के बाद में, A के बाद 1 है, अच्छा 1 है, ऐसे तरीका होता है, ठीक है। तो A और 1 के बीच में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पहले वो हम लोग देख लेते हैं। तो चलो देखते हैं कितने लगे हुए हैं। तो A और 1 के बीच में एक ये है, एक ये है, एक ये, यानी कि 3 लगे हुए हैं। यानी ये भी 1 और A के बीच में है, ये भी 1 और A के बीच में, ये भी 1 और A के बीच में, तो 3 रेजिस्टेंस इसके बीच में लगे हुए हैं, तो 3 है। यानी इन तीनों रेजिस्टेंस का पोटेंशियल जो है A और B के बीच में है। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, छोटा लग रहा है। A है और फिर 1 है, तो इसके बीच में 3 है। तीन लग गए। अब जो 3 लग गए उनको काट देते हैं, हटा देते हैं, और सभी के सभी रेजिस्टेंस जो है R के हैं, ठीक। और फिर देखते हैं 1 के बाद 2 है, तो 1 के बाद 2 है तो 2 लिख देते हैं। और अब देखो 1 और 2 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, तो चलो एक रेजिस्टेंस है तो सिर्फ एक ही निकाल लगाते हैं। और फिर उसके बाद क्या है, 3 है, 3 नहीं सॉरी B है, मतलब 2 के बाद B है, तो B यहाँ पे लिखा, ठीक है। और 2 और B, यानी B और 2 के बीच में कितने रेजिस्टेंस है वो देख लेते हैं। तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 3 रेजिस्टेंस इसके बीच में है। ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, एक भी ख़त्म, और 7 रेजिस्टेंस टोटल है। तो देखो 7 के 7 सारे एडजस्ट हो गए। तो अब मुझे यहाँ पर A, इस सभी का R/3 होगा, 1 इसका R होगा और इसका R/3 होगा। इन सभी का रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट R/3, और सभी क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो सभी सीरीज में हो गए तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा मेरे पास R/3 प्लस R/3, ठीक है। ये दोनों हो जाएंगे 2R/3 प्लस R, ठीक। इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये 5R/3। तो मेरा पास जो आंसर आया R इक्विवेलेंट का 5R/3 आया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल कुछ नहीं देखना है हमें, दोनों के बीच में पोटेंशियल, किस किस के बीच में पोटेंशियल है, बस उसका नाम देते जाइए आप। वायर के पोटेंशियल का नाम देते जाइए जहाँ तक है। फिर उसके बाद आप सिंपल ऐसे अरेंज कीजिए 1 से B के बीच में, सब का सब अरेंज हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए, फिर रफ करते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल इजी होते हैं, बहुत आराम से हो जाएंगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए बिल्कुल उसी सिमिलर ही क्वेश्चन है, बस 2-3 उसका मतलब हम लोग प्रैक्टिस थोड़ा कर लें, बस उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। देखिए इसका निकालना है, तो
यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, तो चलो एक काम करते हैं, इस टर्मिनल का नाम दे देते हैं 1 और इस टर्मिनल का नाम दे देते हैं 2, लोअर टर्मिनल का। तो 2 इधर पे जाएगा तो ये 2, फिर ये 1 1 1 1 1 ये भी 1 पे है। चलो भाई, अब यहाँ पे कुछ नया नाम दे देते हैं। चलो लेट सपोज दैट इसको x दे देते हैं। तो अगर ये x है तो ये भी पूरा x होगा, ठीक है। और इसको नया नाम दे देते हैं इस वायर का, ये y पे है तो पूरा ये y पे है, ठीक है। तो पूरा 1 और 2 के बीच में ये रेजिस्टेंस लगाने हैं हमें, ठीक है। तो 1 के बाद x है, अच्छा x है, ठीक है। तो 1 और x में सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, सिर्फ एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है कि वो ये है, उसको मैंने बना दिया, काट देते हैं। फिर x के बाद क्या है, y है, x के बाद y है। तो x के बाद y है, फिर कितने रेजिस्टेंस है x y में, 1 2 3, मतलब तीनों रेजिस्टेंस x और y के बीच में है, ठीक है। तो ये लगा देते हैं, 3 रेजिस्टेंस है। तो ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। अब ये दोनों बचे, तो सभी के आर आर के हैं, तो इनको 2R लिख दें ऐसे, मतलब यहाँ पे लगा करके ऐसे ऐसे, और ये 2 लिख देते हैं और 2R लिख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो सीरीज में ही है, तो जोड़े जाते हैं ना, सीधा 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 जोड़े जा सकते हैं। ये सभी के सभी आर रेजिस्टेंस है। अब क्या करना है मुझे, सिंपल, अब तो सॉल्व करना है मुझे, यहाँ से तो बिल्कुल भी आसान हो गया। तो ये 2R का है और ये R/3 है और ये R है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थ्रो 1 और 2 हो जाएगा मेरे पास R प्लस R/3 प्लस 2R, ठीक है। यहाँ पे 3 जाएगा तो 3R प्लस R प्लस यहाँ पे 6R/3, तो टोटल जो हो जाएगा 6 3 9 10 R/3। ये टोटल R इक्विवेलेंट हो गया मेरे पास, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे, सिंपल मुझे सेम पोटेंशियल पे उसका वायर का नाम देते जाना है, उसको सीक्वेंस में लिखना है, फिर उसके बाद सब आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, ठीक है। नोट करिए, फिर रफ करते हैं इसको। अब ये देखिए, एक सर्कल है, उसमें 4 रेजिस्टेंस जो है हमने ऐसे अरेंज किए गए हैं, और चारों रेजिस्टेंस को टच कर रहा है वो सर्कल का वायर, ये वायर टच कर रहे हैं। तो मुझे निकालना है R इक्विवेलेंट थ्रो A और B, ठीक है, और सभी रेजिस्टेंस R के हैं, ठीक है। तो कैसे इसको करेंगे, बिल्कुल वही चीज़ है, ये A पोटेंशियल पर वायर है ना, तो ये भी A पोटेंशियल, A पोटेंशियल, A पोटेंशियल, ये भी A पोटेंशियल पर होगा, फिर ये भी वायर A पोटेंशियल पर, ये भी A पोटेंशियल पर, ये भी A पोटेंशियल पर, और ये पूरा सर्कल A पोटेंशियल पर, ठीक है। और बीच में B लगा हुआ है। तो अब चारों जो रेजिस्टेंस है आप देखो A और B के बीच में है, ये भी A और B के बीच में है, ये भी A और B के बीच में, यानी A भी A और B के बीच में। तो चारों रेजिस्टेंस A और B के बीच में है, सिंपल। तो बिल्कुल ये बिल्कुल भी इजी हो गया मेरे पास, कि मुझे पता चल गया कि कौन कौन किसके बीच का पोटेंशियल है। चारों के चारों A और B के बीच का है। अब यहाँ पे क्या है, सॉल्व हो जाएगा मेरे पास, ये R है, ये भी R है, ये भी R है, ठीक है। मैंने क्या किया, सभी का पोटेंशियल पे नाम रखते गए, और A और वायर पे कहीं पर बीच में मेरे पास क्या नहीं है, कहीं भी बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, तो सभी सेम पोटेंशियल पर होंगे। तो ये सभी के सभी रेजिस्टेंस A पोटेंशियल पर है, और बीच में B वाला है, तो सभी के बीच में AB पोटेंशियल है, तो मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, R इक्विवेलेंट 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ऐसे 4 बार, ठीक है। तो अब 1/,
ऐसे लिख लेते हैं 4R, यानी कि R इक्विवेलेंट जो है R/4, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल इजी सेक्शन है ये वाला, लेकिन अभी क्वेश्चंस दिए रहते हैं बुक्स में, कभी कभी आ भी जाते हैं तो, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बिल्कुल आने लायक है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर इसको रफ करते हैं। अब देखिए एक सर्किट है, इस सर्किट जैसे इसमें ये दिखाया गया है कि ए जो है इस सर्किट से टच नहीं कर रहा है। ठीक है, और ए और बी के अक्रॉस हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसको निकालने से पहले आप ये सोचो कि ये जो पॉइंट ए है, सिर्फ पॉइंट ए का ही पोटेंशियल है, दूसरा किसी का नहीं है। और ये बी जो है, अब जैसे पिछले वाले जो क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल उसी पे बेस्ड है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें कि उसमें इस टच किया था पिछले वाले में, इसमें टच नहीं किया। तो देखिएगा ये बी है तो ये भी बी होगा, अभी बी है तो ये भी बी होगा, फिर यहाँ पे ये भी तो मतलब टच नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं, फिर ये भी होगा। ठीक, ये चीज़ें दी हुई हैं। अब यहाँ पे बीच में कोई नया पॉइंट मान लेते हैं, लेट सपोज दैट कुछ भी मान लेते हैं वाई। ठीक है, वाई मान लिया, और मैं इसमें अब देखो बी और ए के बीच में मुझे निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के अक्रॉस। तो आप पहले ये देखो कि बी और वाई के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3, मतलब ये वाले जो है वाई और बी के बीच का पोटेंशियल है, ये भी वाई और बी के बीच के पोटेंशियल के बीच का ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका भी सेम पोटेंशियल है, तो यानी कि जो वाई है बी के बाद है, और कितने रेजिस्टेंस है इसमें, 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अच्छा, लगा देते हैं, सिंपल। और y और a के बीच में सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, ये वाला। चलो बना देते हैं इसको भी। ठीक है, तो अब R इक्विवेलेंट, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, और ये भी R है। तो अब लिखते हैं इसका जो है ये B, ये Y, तो ये कितना हो जाएगा R/3, और ये A और ये R। तो R इक्विवेलेंट थ्रो AB, या फिर R इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, वो हो जाएगा R/3 प्लस R, क्योंकि ये क्या है सीरीज में है, तो ये 4R/3 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करिए, बिल्कुल भी इजी है ऐसे क्वेश्चन। बस यहाँ पे फ़र्क कितना है की वाला जो रेजिस्टेंस है वो बाहर आ गया। ठीक है, और ये तीनों जो टच कर रहे हैं वो पैरेलल में हो गए, और बस यहाँ पे बस एक ही चीज़ है कि एक नया पोटेंशियल मान लेना। और पोटेंशियल ऐसे मानना है ना, देखो पहले क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि ए और बी के क्रॉस निकालना है, तो ए और बी जो है ना बाहर होने चाहिए, और वाई अंदर ही आएगा। ठीक है, और वो समझ में भी आ जाता है कि बी के बाद जस्ट वाई है, क्योंकि हम ए नहीं बना सकते, क्योंकि बी से कनेक्टेड ए नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी आपको बी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो मतलब बी के जस्ट बाद वाई है, ये देख कर के ही समझ आ जाएगा आपको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नोट डाउन कीजिए, फिर रफ करते हैं। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आ नहीं सकते, बिल्कुल ये आते हैं क्वेश्चन ऐसे, बस बुक्स में दिए रहते हैं। वी हैव टू प्रैक्टिस लॉट्स क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसमें आपको ए और बी के क्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है, पर यकीन मानो ये बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन है। ऐसा आप देखते जाइए। यहाँ पे पोटेंशियल आपका डी दिया हुआ है। ठीक है, और ये डी, जब ये डी है तो ये भी पूरा, ये भी डी होगा, राइट, और ये ऐसे करके ये भी डी होगा। तो अभी वायर के जब तक रेजिस्टेंस ना आ जाए ना, तब तक पोटेंशियल चेंज मत करना। ठीक है, रेजिस्टेंस तब तक
ना आए तब तक पोटेंशियल हमें चेंज नहीं करना चाहिए, और होगा भी नहीं, सिर्फ वायर है तो पोटेंशियल सेम होता जाएगा। ये भी डी है, ये भी डी है, और ये भी डी है। ओके, तो काफ़ी डी है यार, ये भी डी है। अभी वायर ही चल रहा है तो ये भी डी है, और ऐसे चलते चलते ये भी डी है, और ये भी डी है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इसको कुछ नया मान लेते हैं, लेट सपोज जेड यहाँ के, और कुछ मुझे मानने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो अब बना लेते हैं। ये ए है, ठीक है, ए और बी के क्रॉस निकालना है ना, तो ए मैंने माना। ए के बाद क्या है, जेड है। ओके, जेड है, वो यहाँ है। अब जेड के बाद क्या है, डी है। ओके, तो डी कितने हैं, अब डी पहले बना लेते हैं। ठीक है, डी बनाया। अब जेड और डी के बीच में कितने पोटेंशियल कितने रेजिस्टेंस आएंगे इस पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो जेड और डी में देखो आप, जेड और डी, जेड और डी, और जेड और डी में कितने हैं, 1 2 3, यानी कि 3 है। 3 बना लेते हैं। ठीक है, अब डी के बाद आपको बी लिखना है। अच्छा, मैंने पहले ही ए क्यों लिखा, मैंने डी भी तो लिख सकते थे, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें ए और बी के अक्रॉस निकालना है। तो जिसके अक्रॉस निकालना है उसको बाहर, मतलब ए बाहर और बी बाहर। ठीक है, इस वजह से आप अरेंज करना सीख जाइएगा। ठीक है, तो अब डी और बी के बीच में आपको देखना है, तो डी और बी के बीच में तो कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4। देखो ये डी और बी के बीच में ये भी है, डी और बी के बीच में ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 रेजिस्टेंस है। तो 4 बना देते हैं। ठीक है, सभी आर आर के रेजिस्टेंस है। आर आर इस वजह से ले रहे हैं कि मतलब बस कैलकुलेशंस में मेरे ज़्यादा कुछ सोचना ना पड़े, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है ना। ठीक है, अच्छा अब ये बन गया। तो अब सिंपल सी बात है कि अब इनको सीरीज में सभी आ जाएंगे। तो चलो एक बार काम कर लेते हैं, बना लेते हैं। काफ़ी इजी ये टॉपिक है यार, मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा r/3 होगा, r/3 होगा, और यहाँ पे z के बाद d है, r/4 होगा, राइट। ठीक है, और ये r, तो r/3 r/4, तो r इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, या फिर r इक्विवेलेंट थ्रो a और b। तो कितने हैं, r/3 और r/4, तो सभी सीरीज़ में हैं, r/3 और r/4। इसका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो यहाँ पे 12r 4r प्लस 3r। ठीक है, इससे डिवाइड किया तो 4 आया, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड किया तो 3 आया, तो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 12 4 16 4 19 r/12। तो r इक्विवेलेंट मेरे पास 19 r/12 आ गया। ठीक है, बिल्कुल यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, r इक्विवेलेंट 19 r/12, वैसे दिखता तो है वहाँ तक। ठीक है, ये मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अब सुनिएगा, ये तो मतलब चलो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। चलो स्क्वायर न लगा करके हम यहाँ पर ये भी तो कर सकते हैं कि यहाँ पे यहीं पर सर्कल लगा देते। तो यहाँ पे सर्कल लगाएंगे तो फिर क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, बिल्कुल सर्कल लगाने पर कुछ नहीं बदलेगा, अगर रेजिस्टेंस उतने ही हैं तो। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा, बस यहाँ पे एक और सर्कल लगा दो तो सभी तो वैसे ही टच करेंगे ना। बस फ़र्क इतना है, इसमें डायमेंशन से थोड़ी फ़र्क पड़ रहा है, बस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कितने किसके किसके बीच है वो है। अच्छा हाँ, रेजिस्टेंस बढ़ा करके सर्कल लगा दें, हो सकता है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल तो है ही है, यहाँ पे ट्रायंगल लगा दें, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल लगाएगा तो 3 हो जाएंगे यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस आएंगे। हो सकता है यहाँ पे पेंटागन लगा दें,
तो पेंटागन लगा देगा तो 5 रेजिस्टेंस आ जाएंगे। अगर हेक्सा मतलब बेंजीन रिंग जैसे बोलते हैं, तो अगर बेंजीन लगा देंगे ऐसे और वहाँ पे रेजिस्टेंस सभी कोने पे लगा देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएंगे। क्वेश्चन इस पर कई बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बस बेसिक यही है कि हमें देखना है पोटेंशियल किसके किसके बीच का है, ठीक है। नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद रफ करते हैं इसको। अब ये देखिए कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एंड शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एंड शॉर्ट सर्किट अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको ये चीज़ें काफ़ी सर्किट्स में आपको देखा जाएगा कि शॉर्ट सर्किट कर दिया गया, तो उसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन काफ़ी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अब सुनिएगा, ये एक सर्किट है, तो इस सर्किट जो है ओपन सर्किट है। ओपन का मतलब इसमें वायर जो है डिस्कनेक्ट किया गया है, मतलब यहाँ पे जुड़े नहीं हुए हैं, ठीक है। तो जब जुड़े नहीं हुए तो सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो सर्किट जब कंप्लीट नहीं होता है तो उसमें करंट फ्लो नहीं करता है। क्यों नहीं फ्लो करता है? आप ये खुद सोचो कि यहाँ पे अगर करंट जाएगा तो यहाँ से ऐसे घूम करके इस बैटरी में इंटर ही नहीं कर पाएगा। तो देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से चलो करंट आया तो चलो यहाँ तक तो जाएगा, नहीं, ऐसा क्यों नहीं जाएगा? देखो मेरे पास देखिएगा, देखिए बैटरी जो होता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, वो चार्ज का सोर्स नहीं होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बैटरी होती है ना, आप मेरी बात को बस ये वाला बहुत ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बैटरी होती है तो जितना इधर से करंट गया, करंट जाने का मतलब चार्ज फ्लो किए, तो जितना यहाँ से चार्ज फ्लो किए उतना ही यहाँ पे मतलब चार्ज इंटर भी करने चाहिए। मतलब अगर यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो किया तो क्यू चार्ज यहाँ पे इंटर होने चाहिए चार्ज कंजर्वेशन से, क्योंकि बैटरी कोई चार्ज डेवलप नहीं करती है, ये सिर्फ एनर्जी देती है, इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अब यहाँ पे अगर मान लो अगर करंट गया भी, तो यानी कि चार्ज गया, तो जब चार्ज फ्लो किया तो फिर वहाँ पे उतना ही चार्ज इंटर भी करना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई अपनी तरफ से कुछ दे नहीं रहा है, तो ना ही अपनी तरफ से जब कुछ दे रहा है तो ना ही लेगा। तो जो जब गया यहाँ से तो वापस आना भी तो चाहिए, तो ये आ नहीं पाएगा। तो इस वजह से चार्ज इसमें जो होगा जैसे फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस जो है इन्फानाइट है। अच्छा, इन्फानाइट कैसे रेजिस्टेंस है? देखिए जहाँ पे करंट बिल्कुल भी नहीं फ्लो करेगा, मतलब कितना भी हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं, खूब सारे पोटेंशियल 1000 2000 3000 ऐसे पोटेंशियल बढ़ाते गए, तो आप खुद सोचो दिमाग में कि पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा है कि यार रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। तो जितना भी पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि उसमें फ्लो नहीं कर रहा है। तो जब भी बीच से कटा हुआ वायर होता है ना, उसको बोलते हैं इन्फानाइट रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट उसमें फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो यानी कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है। तो कितना कैसे है? इन्फानाइट है। तो ओपन सर्किट जहाँ पर भी होता है तो इसको कहते हैं ये इन्फानाइट रेजिस्टेंस है, इन्फानाइट रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे इन्फानाइट है। तो अब पहली बात, तो जब रेजिस्टेंस इन्फानाइट है तो कोई भी वैल्यू, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपको कहा जाए कि कुछ यहाँ पर मान लेते हैं 10 है और इसका इन्फानाइट इसको आना है, तो नीचे 0 से डिवाइड करना पड़ता है। जब 0 से किसी भी चीज़ में, किसी भी नंबर से, किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू इन्फानाइट आती है। मैथ बहुत छोटी क्लास में पढ़ते हैं पर उस समय ध्यान नहीं रहता है। तो इन्फानाइट तब आता है जब नीचे की वैल्यू 0 हो। तो इसका मतलब है कि करंट अगर ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है तो यानी कि रेजिस्टेंस इन्फानाइट है, तो इसका मतलब है कि करंट जो है यहाँ पर 0 है। तो करंट 0 का मतलब होता है रेजिस्टेंस का इन्फानाइट होना। ठीक है, ये मुझे समझ में आ गया। तो ओपन सर्किट में कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब आते हैं शॉर्ट सर्किट में ऐसा क्या होता है। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। अब देखिए शॉर्ट सर्किट पे देखते हैं। तो देखिए शॉर्ट सर्किट कुछ ऐसे पहले बना लेते हैं, एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं। ठीक है, फिर मैंने किया क्या कि मेरे दिमाग में आया कि ऐसे ही यहाँ पर मान लो अभी करंट फ्लो कर रहा था, तो मैंने एक
वायर ऐसे आकर के कनेक्ट कर दिया जीरो रेजिस्टेंस का, ठीक है मैंने। तो पहले करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, अब आते ही तो अब ये जो करंट आई होगा ना, अब ये जब जैसे ही यहाँ पे जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे जाएगा, फिर ये क्या होगा कि यहाँ पे जैसे गया तो फिर इसको क्या करेगा, इधर जब जाएगा तो उसको आर रेजिस्टेंस को सफ़र करना है, आर रेजिस्टेंस को सफ़र करना है, और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिंपल एक वायर से मैंने कनेक्ट किया है। तो आप खुद सोचो, चलो एक तब लाइफ में आपके पास ऐसे ही मतलब ऐसे बहुत से आपने देखे होंगे कि दो रास्ते हैं, ठीक है, दो रास्ते हैं, तो सिंपल सी मतलब एक रास्ता बहुत मतलब एकदम पूरा स्मूथ है, पूरा एकदम अच्छे से स्मूथ है, पूरा एकदम उसमें कोई कंकड़ पत्थर नहीं लगाया हुआ है, और फिर एक रास्ता है पूरा मतलब उसमें कंकड़ पत्थर लगे पड़े हैं, पूरा मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कतें हैं जाने में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि रेजिस्टेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर वहाँ जाओगे तो मतलब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा जो रास्ता है वो बिल्कुल भी स्मूथ है, तो हम कौन सा रास्ता प्रेफर करेंगे? सिंपल, जो बिल्कुल अच्छी रोड है, अच्छी रोड को हम प्रेफर करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, दूसरे वाले को छोड़ देंगे। ये तो सिंपल मतलब कॉमन सेंस है, ठीक है। बिल्कुल यही थॉट जो होता है करंट का भी होता है, मतलब वो जो करंट गया तो वो सोचेगा कि यहाँ पे मैं क्यों जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे बिल्कुल रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो वो जो करंट होगा ना वो लो रेजिस्टेंस को फॉलो करता है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा करंट ऐसे चलाएगा, ठीक है, ऐसे घूम करके चलाएगा, उसमें जाएगा नहीं। तो यानी कि इसमें करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि V/I = R। तो यानी कि ये जो है, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है, जीरो है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो है। तो यहाँ पर जब ये जीरो है तो इसका मतलब अब जीरो होने के लिए इसको इन्फानाइट होना पड़ेगा, तो करंट यहाँ पर हो जाएगी इन्फानाइट। यानी कि मतलब ऐसे सोचो कि ऐसी कोई बात चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा करंट फैलेगी, लेकिन एक ये मैथमेटिकल कंक्लूज़न है कि मैथमेटिक्स से यहाँ पे करंट जो है इन्फानाइट आएगा। तो करंट इन्फानाइट आ गया तो ऐसा तब हो सकता है जब रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो। तो ये शॉर्ट सर्किट की कंडीशन है, ठीक है। तो ऐसा आपने बिल्कुल ये देखा होगा कि मतलब अगर आपको किसी के मतलब घर में थोड़ी सी मतलब आपकी प्रॉब्लम है किसी दूसरे घर से, पड़ोसी घर से, तो वहाँ पे आप सोचोगे कि मतलब उस कैसे लोग परेशान करते हैं कि एक प्लग होता है, ठीक है, मैं बताता हूँ एक्चुअल में। तो एक्चुअल में ऐसे प्लग है और इस तरीके से कुछ आता है और वहाँ पे इसी से जो वायर नेट लगा होता है ऐसे घुमा दें, ठीक है, और उसके बोर्ड में जाकर के लगा दें, पूरा सर्किट उड़ जाएगा, पूरा घर का सर्किट उड़ जाएगा। ऐसा करने से ये एक्चुअल में शॉर्ट सर्किट ही हम कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं कि आप देखो ना, मतलब इसको ऐसे जोड़ा है तो एक्चुअल में मतलब यही चीज़ है कि इसको इस तरीके से जोड़ दिया, तो ये पूरा शॉर्ट सर्किट, पूरा का पूरा मतलब सर्किट जल जाएगा। इसका मतलब ये है कि सेम पोटेंशियल पर आ गया, तो करंट जो है ऐसे ही फ्लो करेगा, इधर की तरफ करंट फ्लो ही नहीं करेगा, मतलब पूरा का पूरा ये सब बुझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ बल्ब लगा होगा वो भी नहीं जलेगा, सब कुछ भी नहीं जलेगा, ठीक है, ऐसे। तो ये शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पोटेंशियल यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे देखो कि सेम हो जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक। शॉर्ट सर्किट इसको कहते हैं। जब भी पोटेंशियल सेम हो जाए, देखो ये वायर है, पोटेंशियल सेम हो जाए ना तो समझ जाना कि वो शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब अब वहाँ पे उसके सिवाय और कहीं करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है, शॉर्ट से ही फ्लो कर जाएगा। उसको नोट डाउन करो। अब ये क्वेश्चन देखिए, आर इक्विवेलेंट मुझे निकालना है ए क्रॉस ए बी के, ठीक है, ठीक है। सभी रेजिस्टेंस जो है वो सेम रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, पहले इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ बता दें आपको, जब भी सर्किट्स में ऐसे नोटेशन दिए हो तो इसका मतलब है कि टच कर रहा है, मतलब वो दोनों वायर्स जो हैं टच कर रहे हैं। लेकिन अगर वैसे ही अगर ऐसे करके दिया तो इसका मतलब ये दोनों वायर टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और इसका मतलब है वायर टच कर रहे हैं, ठीक है। पहले ये सिंपल सी बात है, बस इतने चीज़ से ही आपको समझ में आ गया होगा कि अब ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है।
अब देखना, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि पोटेंशियल जो है दोनों के क्रॉस सेम हो जाए, ठीक है, इसका तो यही मतलब है। अब ये देखो कि ये बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये टच कर रहा है तो ये भी बी है, ओके। यानी कि अब सर्किट में करंट इधर फ्लो ही नहीं करेगा, करंट ऐसे ही निकल के चला आएगा, यानी कि ये पूरा शॉर्ट सर्किट का केस है, ठीक है। अब इस तरीके से इसमें क्या हो गया, पोटेंशियल सेम हो गया, तो मतलब हम कहेंगे कि ये पूरा सर्किट ख़राब हो गया, इधर का पूरा, इसमें करंट सभी में जीरो हो जाता है, आर इक्विवेलेंट जो होगा यहाँ पे फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पोटेंशियल ये टच कर गया ना ऐसे, ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट इसका जीरो हो गया क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गई, ठीक, ऐसे है। बस वो आपको वायर को देखना है कि इधर करंट फ्लो कर रहा है किधर, ठीक है, करंट फ्लो करेगा तभी तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे भाई। अब देखिए इसको निकालना है मुझे, तो चलिए दिखाते हैं कैसे निकलेगा। आर इक्विवेलेंट इसको निकालना है थ्रू द बैटरी, अक्रॉस द बैटरी। अब सुनो, अच्छा यहाँ पर अगर पोटेंशियल मैंने मान लिया, लेट्स सपोज दैट एक्स है, लेट्स सपोज दैट एक्स है, तो ये भी पूरा वायर यहाँ पर भी एक्स होगा और यहाँ पर भी एक्स होगा। अच्छा इधर भी वायर भी, ये भी एक्स होगा। तो देखो इसकी क्रॉस पोटेंशियल सेम हो गया, तो यानी कि ये पूरा सर्किट सेम पोटेंशियल के क्रॉस है, यानी कि ये सर्किट जो है शॉर्ट सर्किट हो गई। सेम पोटेंशियल है तो शॉर्ट सर्किट हो गया, अब इधर करंट जाएगा नहीं, ये ख़त्म हो गया। अच्छा अब इस पे आते हैं, ये भी सेम पोटेंशियल के क्रॉस हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब ये भी एक्स एक्स के क्रॉस है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, सारा सर्किट ही ख़त्म हो गया। बच रहे हैं बस ये दोनों और ये, तो अब जो है ये दोनों R/2 हो जाएगा, है कि नहीं। ये लो R/2 हो गया, बस R/2, और ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गया, तो बस R इक्विवेलेंट, बाकी कुछ भी नहीं बचा ना, एक्चुअल में कुछ बचा ही नहीं। R/2 प्लस R, तो 3R/2 इसका आंसर हो गया, ठीक है, सिंपल। तो शॉर्ट सर्किट से ये दोनों ख़राब हो गए, ये भी ख़राब हो गया, वो भी ख़राब हो गया, देखने में लग रहा था कितना बड़ा सर्किट है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। यहाँ दोनों थे, वो तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, सेम पोटेंशियल के अक्रॉस नहीं है, तो वो R/2 हो चुका है, ठीक है। आप पीछे पहले क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है, नोट नहीं करोगे तो यार भाई मतलब इसी में सर्किट में यही चीज़ है कि एक बार में सॉल्व भी हो जाता है वो, ठीक है, फिर बाद में समझ नहीं आता कि एक्चुअल में लिखा क्या था, ठीक है। तो पीछे करके देख लेना, ठीक है, रफ करते हैं अब थोड़ा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट शॉर्ट सर्किट को आपको सिखाना था एक्चुअल में, और कुछ, ठीक है। अब अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसका R इक्विवेलेंट निकालना है थ्रू N और M, ठीक है। आप खुद सोचो कि ये M है, ओके M है, इधर भी M है, इस वाले जो पाथ हम जो अभी दोहरा रहे हैं यहीं पे भी M है, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है तो M ही होता जाएगा, फिर इधर भी M है, ओह गॉड ये क्या हो गया, पूरा सर्किट जो है सेम पोटेंशियल पर है, पूरा ख़त्म, मतलब यहाँ से ये पूरा ख़त्म, सेम पोटेंशियल के क्रॉस है ना, तो इसका R इक्विवेलेंट इसका भी जीरो ले, मतलब इसका जीरो, ठीक, सेम पोटेंशियल पर आ गया। ये जो बीच का जो लाइन था ना, ये सेम पोटेंशियल पर आ गया, जो मिटा दिया मैंने, ये सेम पोटेंशियल पे था, इसमें रेजिस्टेंस था ही नहीं। हाँ अगर यहाँ रेजिस्टेंस होता तो फिर बात अलग थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस होता तो बात अलग थी, ठीक है, तो बच जाता सर्किट, लेकिन यहाँ पे पूरा वायर है ऐसे, तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो पूरा का पूरा सर्किट जल गया, ख़त्म, शॉर्ट सर्किट। ओके नोट डाउन करना, ठीक है। अब देखिए लैडर प्रॉब्लम पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो लैडर प्रॉब्लम जो होता है काफ़ी मतलब फेमस होता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो बेसिकली इसमें क्वाड्रेटिक्स बनती है, वो काफ़ी लंबा होता है, ठीक है, काफ़ी मतलब जो इसमें कैलकुलेशंस होती हैं, तो उतना कैलकुलेशंस नीट में और जेई मेन में करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है।
तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक मतलब फार्मूला है, बस उसको याद रखिएगा। और लेडर प्रॉब्लम जो होंगे इस उसी पे सारे सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो बस वही फार्मूला आपको याद करना है, ठीक है। बेसिकली जो क्वाड्रेटिक से ही बन करके रिजल्ट आता है तो थोड़ा सा उसमें सिंप्लीफाई करते हैं तो जा करके आता है, ठीक है। तो पहले तो बता दें इसका मेन कॉन्सेप्ट वो कैसे क्वाड्रेटिक बनती है, ठीक है। पहले तो समझा देते हैं, ठीक है। पहले तो इम्पॉर्टेंट वाली बात कर लेते हैं कि हमें ए और बी के अक्रॉस क्या निकालना है, ए और बी के अक्रॉस मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो जब ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है तो दिमाग में ऐसा आता है कि अब खुद देखिए ध्यान से कि R1 ऊपर की जो ब्रांच है, ऊपर जो है, सॉरी यहाँ पे R1 होगा, यहाँ R1 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 ये पैटर्न दिख रहा है। नीचे जो है R3 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 दिखा हुआ है, नीचे वाले में सेम रेजिस्टेंस, ऊपर वाले बीच वाले में R2 R2 सभी के क्या है, ये सेम रेजिस्टेंस, मतलब इस तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है। तो जब ऐसे लगे हुए हैं तो अब ये जो है इन्फानाइट तक जा रहा है, इन्फानाइट तक जा रहा है। तो मुझे इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आप बस दिमाग में अब 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करके कैसे इसको एक छोटे सर्किट में कन्वर्ट करते हैं, उसका लॉजिक देखिएगा। देखिए कैसे होता है। आप ये सोचो कि ये तो इन्फानाइट है, तो इन्फानाइट की वैल्यू का मतलब होता है अनंत, मतलब जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब कहाँ तक जाएगा कोई भी वो अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। अनंत तक जा रहा है, ये पूरा लेटर अनंत तक जा रहा है, ठीक है, इन्फानाइट। आप ये सोचो कि पहले दफ़ा के लिए मैं क्या करता हूँ कि इतना हिस्सा आपको छुपा देता हूँ, मतलब इतना हिस्सा मैंने आपको छुपा दिया, ऐसे छुपा दिया, और सोचो कि चलो मैं मिटा ही देता हूँ। मिटा देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, लो मिटा दिया। और मिटाने के बाद सिर्फ इतना हिस्सा बचा, और फिर आपको ये इतना हिस्सा मिटाने के बाद अभी भी यहाँ से देखो तो इन्फानाइट जा रहा है ना, पहले जैसा ही सर्किट बन गया है कि नहीं, पहले जैसा सर्किट। यानी कि इसके अक्रॉस मैंने लेट्स सपोज दैट आर नॉट मैंने माना, आर नॉट इसका आर इक्विवेलेंट इसके अक्रॉस, ठीक है। पूरा सर्किट मैंने इसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट मान लिया। फिर अगर मैंने यहाँ से, तो अभी अगर मैंने यहाँ से मिटा देते हैं तो फिर वहीं से शुरू हो जाएगा, फिर उसका आर इक्विवेलेंट वैसे ही आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस सर्किट को इतना फिर से मैं छुपा दूँ तो इतना जो हिस्सा बच रहा है ना, वो फिर पहले वाले सर्किट जैसा वो उसे आगे की तरफ दिखेगा, ठीक है। ऐसा दिखेगा कि वो भी इन्फानाइट तक जा रहा है। तो फिर जब उसका आर इक्विवेलेंट आपको निकाला जाए तो चलो उसका भी आर नॉट माना जाएगा, ठीक है। तो इस दो अक्रॉस के भी आर नॉट मान लेते हैं, और पूरा आर इक्विवेलेंट उसको आर नॉट मैंने मान लिया। तो करते क्या है ना एक्चुअली में कि इसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट हम मान लिए, और फिर मानने के बाद हम कर क्या रहे हैं, और थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आर इक्विवेलेंट इतना तो समझ में कि इसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट है। अगर इसमें एक बढ़ा भी दें, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम बढ़ा भी दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 2-3 बढ़ा भी और भी देना तो फिर भी कोई नहीं फ़र्क पड़ने वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी इन्फानाइट है, ऑलरेडी ये इन्फानाइट है, ऑलरेडी इन्फानाइट है। तो मैंने अभी इसके अक्रॉस कितना माना था, आर नॉट। तो चलो मैं आर नॉट यहाँ पे इसके साथ पैरेलल में होगा R2 के, क्योंकि अभी मैंने माना था। और माना था कैसे, मतलब ये कैसे कि एक मतलब समुद्र है पूरा, उसमें एक लोटा पानी डाल दे या फिर निकाल लें, मतलब एक बाल्टी पानी डालें या फिर निकाल लें, कोई फ़र्क पड़ेगा समुद्र पे नहीं। यानी कि यहाँ पे लेडर हम एक्स्ट्रा यूनिट लगाते भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, यानी यही यूनिट बार बार रिपीट हो रही है। और ये यूनिट को अगर सैकड़ों यूनिट जोड़ भी दें और सैकड़ों यूनिट हटा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो वो मैंने अभी जो माना था कि इतना हिस्सा जो था इसको मैंने आर इक्विवेलेंट माना था, अभी माना था ना, तो इसको मिटा करके आर इक्विवेलेंट मैं इसके अक्रॉस लिख देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने माना था आर इक्विवेलेंट आर नॉट। फिर मैं इसको क्या कर दिया, अब बिल्कुल सिंपल सर्किट में सॉल्व हो गया। तो अब आर इक्विवेलेंट इसके अक्रॉस था ही मेरे पास आर नॉट, क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट आर नॉट ही हमने माना था ना। और
किसी भी दो के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट ही आएगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल का R0 R2 R1 प्लस R3, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करके इतना आ गया ये, और फिर जो आया ये रेजिस्टेंस, इसके साथ क्या है, इन तीनों फिर क्या हो जाएंगे, ये सीरीज में, तो प्लस R2 प्लस R3, और इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा, R0। ये इसका R इक्विवेलेंट जो तीनों होंगे रेजिस्टेंस, चलो यहाँ पे मिटा देते हैं, मिटा करके इन दोनों को जो सॉल्व करके रेजिस्टेंस आएगा वो उसका क्या होगा, R0 R2 R1 प्लस R2 ये होगा। तो ये तीनों क्या हो गए सीरीज में, तो ये प्लस R1, सॉरी यहाँ पे R1 होगा ना, R1 प्लस R3, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R0, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है सिंपली। जब इनको सॉल्व करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा, तो उसमें क्वाड्रेटिक्स बनेंगी, तो उसको रिजल्ट को थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक और रिजल्ट थोड़ा सा आएगा, वही रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है, वही रिजल्ट आपको याद रखना है। तो वो रिजल्ट जो आएगा, पहले मैं वो रिजल्ट आपको याद करा दूँ कि R0 यानी R0 का मतलब R इक्विवेलेंट आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आपको याद रखना है, यही शॉर्ट ट्रिक है, यही आपको याद रखना है। तो कैसे आएगा वो तो मैथमेटिक्स है, हम आगे अभी करेंगे। तो देखिए R1 प्लस R3 इन दोनों का हमेशा सम दिमाग में रखिए। मैंने आपको क्या कहा कि R1 प्लस R3 हमेशा आपको दिमाग में इसका सम दिमाग में रख लेना है, ठीक है। R1 प्लस R2 मेरे पास दिमाग में इसका सम है, तो वो पहले लिख लेते हैं, R1 प्लस R3 बाई 2, ठीक है। सिंपली मैं रटा ही रहा हूँ, साफ बोल रहा हूँ, रटा रहे हैं। फिर यहाँ पे एक बड़ा कोष्टक, फिर 1, फिर प्लस रूट में, फिर 1 प्लस अब 4 यहाँ पे, और R3 यहाँ पे जो था R3 था ना, सॉरी R2 था, R2, ठीक है। अभी ये जो मैंने बात करी यहाँ पे R2 था ना, तो पहले अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये तो बात की बात है, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे R2 था, तो यहाँ पे हो जाएगा R2, और नीचे जो होगा R1 प्लस R3, जो मैंने ये पहले बताया था कि दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ रहेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा, और इसी से सारा आपका क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा। इसी से कोई सा भी लेटर का प्रॉब्लम, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बस यही चीज़ आपके लिए, मतलब रामबाण जो भी, ब्रह्मास्त्र जो भी कहो, यही है, ठीक है। आपको पूरा ये जब मैं सॉल्व करूँगा तो जा कर के सिंप्लीफाई होगा, कुछ रिजल्ट आएगा, फिर उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो वो अभी हम नहीं कर रहे, पहले ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि वो कैसे आएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यही है। मैं कहूँगा कि आपको इसको रटना है, लेडर के प्रॉब्लम कोई भी होगा सॉल्व हो जाएगा। हाँ, एक और लेडर के प्रॉब्लम होते हैं जो सेम पैटर्न में नहीं होते हैं, बट AP GP में चलते जाते हैं। क्या होता है कि वो हमें अभी नहीं करने हैं, वो हमारे पास वो एडवांस के लिए होता है, ठीक है, JEE मेन और नीट के लिए नहीं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए, वो वाला फार्मूला। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये एक लैडर दिया हुआ है, सभी 1 ओम के रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका R इक्विवेलेंट इन्फिनाइट तक जा रहा है, ठीक है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो इसका R इक्विवेलेंट या फिर R0 या फिर R इक्विवेलेंट निकालना है मुझे, ठीक है। तो ये जो है R1 है, और ये क्या है R2 है, और ये क्या है R3 है, ठीक है। उसी फॉर्मूले पे रखते हैं, कुछ नहीं करना,
सब 1 है, 1 प्लस 1/2, फिर 1 प्लस, फिर रूट में 1 प्लस 4, और R3 की R2 की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे 1 प्लस 1, ये भी 1 1 है, ठीक है। R इक्विवेलेंट 2/2, 1 प्लस रूट में 1 प्लस, ये कितना हो जाएगा 4/2, तो ये कैंसिल आउट होगा तो 2 होगा, ठीक है, ये 2 होगा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर R इक्विवेलेंट जो होगा 1 प्लस रूट में, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 और 2 2 3। अच्छा, तो अब क्या हो गया, ये 1 प्लस रूट 3, तो सीधा इसका आंसर हो गया मेरे पास R इक्विवेलेंट 1 प्लस रूट 3। कोई क्वाड्रेटिक नहीं बनानी पड़ी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सी वैल्यू पुट करना है आपको, आंसर सीधा आ जाएगा, ठीक है। बस वही याद रखना है आपको, मैं उसको मिटाऊंगा भी नहीं, इसी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके लेडर के। बस इतने ही कैलकुलेशंस तो करने हैं, तो जब इतने ही कैलकुलेशंस करने हैं, कोई आपको क्वाड्रेटिक नहीं बनानी है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और ये सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम में होता है, मतलब जब लेडर के होते हैं क्वाड्रेटिक बनानी पड़ती है, तो वो भी नहीं बनाना है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। एक ट्रिक के तरीके से बिल्कुल याद रखिएगा, फिर नोट डाउन करिए और उसको दिमाग में रखिएगा। 2-3 बार रखेंगे, R1 प्लस R2 एक साथ /2, फिर 1 प्लस रूट में 4R3, फिर 1 R1 प्लस R3, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको मुझे लगता है कि बिल्कुल अब भी याद हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 1 1 ओम के लगे हुए हैं, बीच में 2 2 के लगे हुए हैं, और इनफाइनाइट तक जा रहा है ये, ठीक है। बस आपको यहाँ पे ध्यान में आ रहा होगा कि R3 है ही नहीं, तो R3 नहीं है तो R3 को 0 करो, ठीक है। R3 को 0 मान लेते हैं, ठीक है, R3 को 0 मान लेते हैं, फिर फार्मूला लग जाएगा, आराम से लग जाएगा, ये हर जगह लगेगा, ठीक है। तो फिर अब निकालते हैं R इक्विवेलेंट R0, R1 कितना है 1 है, R3 कितना है 0 है /2, 1 प्लस रूट में 1 प्लस 4, R2 कितना है 2 है, बाई R1 कितना है 1 है, और R3 कितना है 0 है, ठीक। बस सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर हमारे पास बिल्कुल आता हुआ दिख रहा है 1/2, ये 1 प्लस यहाँ पे 8 R0 1/2, ये 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा 9 है ना, 9, ये बाद में 3 निकलेगा, 1/2, 1 प्लस 3 यानी 4, हाफ कैंसिल आउट होकर के 2, तो R इक्विवेलेंट या फिर R0 जिसको बोल रहे हैं 2 ओम आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। देखे हो आप कितना आसानी से आ रहा है, ठीक है। आपको बस ये फार्मूला याद रखना है, बार बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि R1 प्लस R3/2, 1 प्लस रूट में 1 प्लस 4R2, R1 प्लस R3, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। मुझे याद है, आपको भी याद अब भी हो जाना चाहिए, बाद में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए लेडर प्रॉब्लम का हम डेरिवेशंस देखेंगे,
ठीक है। अभी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे हमने को नहीं किए, अब इसका डेरिवेशन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि R1 रेजिस्टेंस ऊपर लगे हुए हैं इक्वल, और बीच में R2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और ये इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो देखिए हमने मान लिया कि इसके अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकालना है मुझे, इसके अक्रॉस AB के अक्रॉस, तो वो मैंने माना कि R इक्विवेलेंट है, तो AB, ठीक है, R इक्विवेलेंट AB है, ठीक। ये दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि R इक्विवेलेंट AB के क्रॉस R इक्विवेलेंट AB होगा। पूरा सर्किट को सॉल्व करेंगे तो इतना होगा, ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 1-2 मिनट के लिए आप क्या कहो, इतना हिस्सा भूल जाओ। भूल जाओ का मतलब आंखें बंद कर लो और ऐसे सोचो कि ये चीज़ यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है नहीं, इसको निकाल करके फेंक दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। और फिर मैं कहूँ आपको कि आप यहाँ से देखो क्या सर्किट में कोई परिवर्तन है, तो आप कहोगे कि नहीं ये तो वैसा ही सर्किट है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो ऐसा लग रहा है कि A है और यहाँ पे B है, और आपसे कोई एक नया क्वेश्चन कहें कि यहाँ से जो है, यहाँ से जो सर्किट है, फिर से वही सर्किट दिख रही है मुझे, ठीक है, इन्फिनाइट तक जाते हुए वही पैटर्न दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे R इक्विवेलेंट इसके क्रॉस निकालूँ इस पूरे सर्किट का, तो कहूँगा कि इसके क्रॉस भी जो सर्किट का R इक्विवेलेंट होगा वो भी मतलब इसके क्रॉस जो निकालेंगे इस सर्किट का, तो R इक्विवेलेंट ही होगा इसके क्रॉस, ठीक है। इसके क्रॉस जब निकालूंगा तो कितना होगा, R इक्विवेलेंट ही होगा, ठीक है। अब बात को समझे मैंने। अब फिर यहाँ पे आते हैं, इसके क्रॉस R इक्विवेलेंट, एक को हटा दिया और फिर छुपा दिया, इसको भूल गए, तो फिर कहे कि अब इसके क्रॉस निकालो, तो मुझे पता चला कि जो पिछले वाला R इक्विवेलेंट था वही तो सर्किट यहाँ से भी शुरू हो रहा है, तो इसका भी तो R इक्विवेलेंट होना चाहिए। बात समझ रहे हो, इसके क्रॉस भी R इक्विवेलेंट होना चाहिए, क्योंकि वो वैसे ही सर्किट फिर से शुरू हो गई है, तो इसके क्रॉस भी R इक्विवेलेंट ही होगा। तो अगर इस सर्किट को पूरा हटा दूं और R इक्विवेलेंट यहाँ पे लगा दूं, तो सर्किट को अब सॉल्व किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे पूरा हटाया, इतना हिस्सा मैंने हटाया, ठीक है, और R इक्विवेलेंट मैंने लिख दिया। आपको समझ में आया होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे R इक्विवेलेंट लिख दिया, अच्छा, ठीक है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। अब इसी सर्किट को, अब सब कुछ भूल जाइए, अब बस इस सर्किट को क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है। अब इस सर्किट को सॉल्व करेंगे, जो भी कुछ होगा हमारे पास रिजल्ट बाद में आएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इस सर्किट को। ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का ऐसे लिखेंगे R इक्विवेलेंट R2, फिर R इक्विवेलेंट R2 प्लस R इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको दोनों को सॉल्व किया तो इतना आया, ठीक। और फिर ये जो आया, मैंने मान लिया इस रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, एक नया रेजिस्टेंस बना, ठीक है, जिसका ये मतलब है R इक्विवेलेंट R2 प्लस R इक्विवेलेंट प्लस, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो इसका प्लस यानी ये प्लस R1, इसका प्लस R1 किसके इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट के बराबर होगा। बस वो सर्किट को ही सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नया अब नहीं करने वाले हैं हम, ठीक है। ये हो गया, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो पूरा ही हो जाएगा, ये R इक्विवेलेंट R2 प्लस R1 R इक्विवेलेंट R2, ठीक है, डिवाइड में R इक्विवेलेंट R2, ठीक। एलसीएम मैंने लिया तो ये चीज़ इसमें जाके मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ये तो सिंपल मैथ है। R इक्विवेलेंट, ठीक है, R इक्विवेलेंट R2 प्लस R1 मल्टीप्लाई होगा R इक्विवेलेंट प्लस R1 R2, फिर ये उधर जाएगा तो R इक्विवेलेंट का स्क्वायर प्लस R2 R इक्विवेलेंट, ठीक है।
ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, चलो काट देते हैं, ठीक। और ये 3 थे बचे, तो मैं इसको लिखूँगा R इक्विवेलेंट का स्क्वायर। अब उसको उधर लेके जा रहे हैं तो माइनस R1 R इक्विवेलेंट माइनस R1 R2, कुछ इस तरीके से ये मेरे पास बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। अच्छा, अब इसको कंपेयर करते हैं हम लोग जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। वो क्या होता है भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कुछ इस तरीके से होता है। और इसका सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इंटू 2a। ये होता है इसका सॉल्यूशंस, ठीक है, क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीधाचार्य मेथड्स, ठीक है, ये चीज़। अब बस इसके हिसाब से ये बन गया। अब देखिए x की जगह पे क्या है, मतलब देखो देखा x की जगह पे पहले ये आप ये सोचो तो पहले कि ये क्वाड्रेटिक है क्यों। x इज इक्वल x की जगह पे r इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ठीक है, और फिर वही x कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये b का काम करेगा और ये c का काम करेगा, और a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। अब हम r इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो R इक्विवेलेंट निकालना है वो प्लस वाला, ठीक है, रेजिस्टेंस को हम प्लस वाला ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस बी है, तो यहाँ पे माइनस बी है, तो यहाँ पे माइनस बी है, तो माइनस और b का जो वैल्यू है यहाँ पे माइनस बी की जगह पे, तो माइनस एज इट इज़, और b की वैल्यू जो है कितनी है, माइनस R1, फिर प्लस, ठीक, प्लस वाला लेंगे क्योंकि पॉजिटिव रूट चाहिए मुझे, पॉजिटिव वाली वैल्यू चाहिए, और बी स्क्वायर यानी कि R1 का स्क्वायर, फिर माइनस 4a यानी कि 1, c कितना है R1 इंटू R2, माइनस में माइनस है ना, ठीक है, माइनस R1 इंटू R2 है, c की वैल्यू ये टोटल है, फिर बाई 2 इंटू 1, ये हो गया, ठीक है। और आप नोट कर लो, चलो एक काम करते हैं, इसको नोट कर लो एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा उधर लिखते हैं जगह में जो चाहिए, यानी ये इसको तो मिटा ही नहीं देते, चलो इसको रहने देते क्योंकि ये इसी से तो लिखे हैं, बस एक लाइन मिटाएंगे, ठीक है। अब लिखेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस रूट में R1 स्क्वायर माइनस 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस R1 इंटू R2 बाई 2, ये है, ठीक है, ये आंसर है। चलो ये चीज़ हो गई, पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये तो दो चीज़ मैंने जो मेन चीज़ बताई है। अब इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ, अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ठीक है, फिर रफ करते हैं इसको। नोट कर लिया, ओके। आपका मेन फॉर्मूला जो है ना, मैं फिर से लिख रहा हूँ, वही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। लैडर के प्रॉब्लम तब भी कभी भी सॉल्व करोगे आप उसी से करोगे, क्या, वही R नॉट या फिर चाहे R इक्विवेलेंट इक्वल टू, फिर वही R1 प्लस R3 बाई 2, ठीक है। फिर यहाँ से बड़ा कोष्टक स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे 1 प्लस रूट में, फिर 1 प्लस 4R3, ठीक है, R1 प्लस यहाँ पे R2 होगा, यहाँ पे R3 होगा, और यहाँ पे R3 और यहाँ पे R2, ठीक है, ये चीज़ होगी। मतलब दोनों जो ब्रांचेज हैं उनका प्लस हमेशा रहेगा, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, मतलब इसी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा, बाकी किसी चीज़ से नहीं, वरना बहुत बड़ा होगा। बड़ा क्या कर ही नहीं पाओगे यार, नहीं हो पाएगा, सिंपल, ठीक है। वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन
29 फॉर्मूला, ठीक। अच्छा, अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये चीज़ है कि भाई ये फार्मूला आया कहाँ से। फार्मूला तो कुछ और दिख रहा है उसमें ना, कि ये हमने 2 को लेकर के सॉल्व किया था, R1 था और R2 था, तीसरा R3 इसमें था ही नहीं। R3 से लेकर के क्वाड्रेटिक बनाएंगे तब जा कर के ये उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा, ठीक है। तो वो काफ़ी और भी बड़ा होगा, मतलब उसमें 3 रेजिस्टेंस लेकर के चलने पड़ेंगे, पर वो भी किया जाएगा, फिर भी किया जाएगा, लेकिन यही लोग कराते हैं। और ये 3 रेजिस्टेंस को लेकर के किया गया है, और ये ट्रिक तीनों के लिए और 2 के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसको अभी ये मत सोचना कि इस चीज़ को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, नहीं कर पाएंगे। R3 नहीं लिया है हमने ना, हमने 2 ही बस रेजिस्टेंस लिया ही था, आपने देखा होगा, और ये 3 रेजिस्टेंस को लेकर के रिजल्ट निकाला गया, और आएगा ये भी उसी से ही, ठीक है। कभी इसको अलग वीडियोज़ में हम एक सेपरेट में भी कर देंगे, ठीक है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका R इक्विवेलेंट निकालना है, ये भी लेडर ही है, ठीक है, 1 1 दिया हुआ है। तो बस वही हमें फार्मूला लिखना है। R3 यहाँ पे 0 है, R3 यहाँ पे 0 है, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। तो बस R0 इक्वल टू R1 प्लस R3, मेरे साथ बोलते जाइए, बिल्कुल आपको याद होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 R2 बाई R1 प्लस R3, ठीक है। देखो मुझे याद है, एक दो बार में मैंने लिखा, मुझे याद हो गया, ठीक है। R0 अब क्या करना है, R1 की जगह पे 1 प्लस R3 की जगह पे 0 बाई 2, 1 प्लस रूट में 1 प्लस 4 R2 की जगह पे 1, फिर यहाँ पे R1 की जगह पे 1 प्लस 0, ठीक है। अब ये R0 हाफ, फिर 1 प्लस रूट में क्या बचा मेरे पास, 4 है और एक 5, ये हो गया। तो मेरे पास अब R0 जो हो गया हाफ 1 प्लस रूट 5, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 1 प्लस रूट 5/2, ये मेरे पास इसका आंसर हो गया, ठीक है। बस आपको क्वाड्रेटिक नहीं बनानी है, बस आपको ये याद रखना है। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, इसको याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट डाउन करिए, फिर रफ करते हैं इसको। अब देखिए, आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, पूछ रहा है कि R2 में कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहले इसमें वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि करंट जितना बैटरी में जाता है उतना ही वहाँ पे इंटर भी करेगा, तो ठीक है। आप ये सोचो कि यहाँ से I करंट फ्लो किया, लेट्स सपोज दैट I करंट फ्लो किया, I करंट फ्लो करके यहाँ पे I आया, यहाँ पर भी I आया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर इधर जा सकता है और इधर भी जाएगा। तो अगर I में से कुछ इधर गया, मान लेते हैं कुछ I1 गया, तो अब I1 उधर गया तो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, I2 इधर आना चाहिए, यानी कि इधर जो आना चाहिए I माइनस I1 होना चाहिए। तो I माइनस I1 अगर इधर आया तो I माइनस I1 इधर में भी गया, यानी कि जितना करंट निकला उतना करंट इंटर नहीं हुआ। जितना करंट निकला और उतना करंट इंटर नहीं होगा। अगर इधर करंट चला गया तो हमारा कॉन्सेप्ट मतलब क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा कि जितना बैटरी से करंट निकला उतना ही बैटरी में करंट जाना भी चाहिए। तो जितना निकला उतना ही जाना चाहिए, आई भी यहीं पर भी जाना चाहिए। तो इसको मजबूरी है कि इसको घूमना पड़ेगा, उसको वो करंट दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो इस लॉ को जानता है कि मुझे जितना करंट बैटरी से मैं ले करके आया हूँ उतना भी इंटर कराना है, तो उसको घूम करके इसमें जाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर मान लेते हैं यहाँ से I0 करंट निकला और इसमें I0 आया और यहाँ से घूम करके I0, उसको जाना ही पड़ेगा। थोड़ा भी इधर करंट देगा तो I0 करंट से कम लेकर के जाना पड़ेगा उसको, जो कि कॉन्सेप्ट हमारा उस पर
गड़बड़ हो जाएगा कि आई निकला तो आई ही जाना पड़ेगा, तो इस वजह से इसमें करंट जो है 0 होगा। ठीक है, करंट 0 होगा। ठीक, तो इसका आंसर आप लगा लिए, करंट इसका 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जितना बैटरी से करंट जाएगा उतना बैटरी से करंट आना भी चाहिए वापस। ठीक है, अब ये मतलब लेक्चर काफ़ी छोटा होगा। ठीक है, इसको अच्छे से मतलब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग पोटेंशियल मेथड से करंट सॉल्विंग मतलब पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। करंट अभी हमें ब्रांच के करंट निकालना, अभी जो मेथड्स है 2-3 अभी वो बाकी हैं, तो अगले क्लास में हम उसको करेंगे। ठीक है, जंक्शन मेथड जो भी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हाथ से जरूर, ये पूरा मतलब जो एक सर्किट एनालिसिस है ना, बिल्कुल आपको पेज पे पूरा एकदम अपने हाथ से सॉल्व करने हैं। ठीक है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है, मेहनत इसमें लगती है सर्किट सॉल्विंग में। ठीक है, आपके पास मेथड्स है। पिछला वाला जो लेक्चर इसका था, लेक्चर नंबर 2, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसको तो मैं कहता हूँ कि 2-3 बार सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन हमारे। उसी क्वेश्चन को 2-3 बार सॉल्व करेंगे, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एकदम बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस अलग से आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।